तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल शिव शक्ति एकेडमी पर, जहां पर हम आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स तीनों ही मेन सब्जेक्ट बिल्कुल इजी मैनर में समझाते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का वन शॉट, चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बाय द वे, मैं आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ, और अगर आपको क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट के और किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक खोल सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो क्लास नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही अगर आपको एक्स्ट्रा मेरे लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर जा सकते हैं, शिव शक्ति एकेडमी, और वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हम आपको हैंड रिटन नोट्स बहुत ही छोटी सी फी में प्रोवाइड करा देंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लासेस। ठीक है, बच्चों ये सर बहुत अच्छे हैं। हेलो, इन सर से ज़रूर पढ़ना, हमारे से भी पढ़ना। शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट या फिर मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो, इसमें बस हमें इतना बता रखा है मैनेजमेंट है क्या, किस चिड़िया का नाम है मैनेजमेंट, वो हमें समझना है। देखो, डेफिनेशन से आप थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। इट इज़ अ प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय द ऑल द मैनेजर्स टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दो नए वर्ड्स आए, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, और एक छोटी सी डेफिनेशन। मतलब क्या था? देखो, आप जानते हैं मैनेजर कौन होता है। मैनेजर एक कंपनी में सब चीज़ को मैनेज करता है, सारे एम्प्लॉय को, सारे वर्क को मैनेज करता है, वो एक मैनेजर होता है। ठीक है, तो मैनेजर जो फंक्शंस परफॉर्म करता है ना, वो ही मैनेजमेंट है। ठीक है, उसी से मैनेजमेंट बनता है। ये जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे सबसे पहले प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, ऐसे करके ये सारे इंटर रिलेटेड फंक्शंस है। ओके, तो यहाँ पे ये लिखा है अ प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन, यानी कि वो एक सीरीज है जो बार बार रिपीट होती रहेगी। यानी कि अगर ऐसा नहीं है एक बार एक पूरा का पूरा उसने फंक्शन वो परफॉर्म कर दिया मैनेजर ने तो वो ख़त्म हो गया, नहीं। जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है, वो फंक्शंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। प्लानिंग एक बार ही नहीं होती। प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन होता है, वो एक ही बार नहीं होगा, वो बार बार होगा, बार बार। ठीक है, कभी नहीं रुकता। मैनेजमेंट का खुद का एक फंक्शन है कि वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी एंड नहीं होता। ठीक है, इसके आगे इंटर रिलेटेड फंक्शंस के आगे परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स। भाई सारे जो मैनेजर्स हैं, सारे मैनेजर्स कहीं भी किसी भी फॉर्म में हो, सारे के सारे ये परफॉर्म करते ही करते हैं। ठीक है, इसके बिना ऑर्गेनाइजेशन मैनेज हो ही नहीं सकती। ठीक है, टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब भाई ये परफॉर्म क्यों करेंगे, है ना? क्यों परफॉर्म करेंगे? ज़रूरी थोड़ी है कीड़ा दांत में ही हो। तो क्यों परफॉर्म करेंगे? वो परफॉर्म करते हैं ताकि वो एंड गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसको अचीव कर सकें। ठीक है, आगे एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ये दो वर्ड्स हैं, ये दोनों के दोनों वर्ड्स कीवर्ड्स हैं। ठीक है बच्चों, कीवर्ड्स बेसिकली आपको हाईलाइट करने होते हैं। इनके हाईलाइट करने से जब कॉपी चेकर, आपकी इवैल्यूएटर जो है, वो जब आपकी कॉपी चेक करता है तो उसे तलाश रहती है कि भाई बच्चे ने कीवर्ड्स लिखे हैं क्या। ये अगर आप ये कीवर्ड्स लिख के हाईलाइट कर दोगे तो इवैल्यूएटर के दिमाग में एक आपकी अलग छाप छूट जाएगी कि भाई ये बच्चा अलग है। ठीक है, तो ये कीवर्ड ज़रूर याद करो और ज़रूर से इसको लिख के आना, ज़रूर से हाईलाइट करना पेंसिल से। ठीक है, समझते हैं? इफेक्टिव और एफिशिएंट दो नए वर्ड आए, क्या मतलब था? इफेक्टिव का मतलब था जब हम टाइम के अंदर कंप्लीट करते हैं टास्क को। ठीक है, अगर मैं किसी प्रोड्यूसिंग यूनिट में हूँ और मुझे 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है 5 दिन में, और मैं चौथे दिन की शाम तक वो अपना जो मेरा टारगेट था वो कंप्लीट कर देता हूँ, तो मुझे लोग इफ़ेक्टिव कहेंगे कि भाई मेरे मेरे जो मैं काम परफॉर्म कर रहा हूँ वो मैं विद इन टाइम कर रहा हूँ, तो मैं इफ़ेक्टिव हूँ। ठीक है, इफ़ेक्टिव क्या होता है? जब टास्क टाइम के अंदर अंदर कवर कर लेते हैं। सेकंड आता है एफिशिएंट। ठीक है,
एफिशिएंट क्या होता है? कंप्लीट टास्क विद इन अलॉटेड रिसोर्सेज। अब भाई मुझे मान लो टी शर्ट्स बनानी थी, है ना, 100 टी शर्ट बनानी थी और मुझे कपड़ा 100 मीटर ही दिया गया था कि भाई इन्हीं 100 मीटर के कपड़े में आपको टी शर्ट बनानी है, ठीक है। और अगर मैंने 95 मीटर के कपड़े में टी शर्ट्स बना दी तो मैं क्या कहलाऊँगा? मैं कहलाऊँगा एफिशिएंट बच्चों। और अगर मैं 105 मीटर के कपड़े में ही 100 टी शर्ट बना पाया तो मुझे इनएफिशिएंट कहा जाएगा। मैनेजर हमेशा ये चाहेगा कि इफ़ेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो, क्योंकि उससे ही ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा है, उससे ही मैनेजर का फ़ायदा है, ठीक है। ये अभी आगे आप फंक्शन पढ़ेंगे मैनेजमेंट के पूरे, बहुत सारे फंक्शन है और कुछ फंक्शंस मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो कि सदाबहार है। मेरी लैंग्वेज में सदाबहार का मतलब आप उसे किसी भी फंक्शन में लगा सकते हैं। प्लानिंग के भी वही होंगे, मैनेजमेंट के स्टाफिंग के भी वही होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के भी वही होंगे। जितने भी फंक्शंस हैं वो मैं आपको अलग से बताऊंगा और बाकी जो स्पेशल फंक्शंस हैं उनको अलग से बताऊंगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में कौन कौन से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। बाय द वे मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो केस स्टडी बेस में दिखते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है, हम केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी आपको अलग से प्रैक्टिस कराएंगे। जो वो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उस पर हम स्पेसिफिक केस स्टडीज़ हर टॉपिक के रिलेटेड भेज देंगे। आप उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना मेरे बच्चों, वहाँ आपको वहाँ पे बेस्ट मटेरियल मिलेगा और आपका बूस्ट होगा मोराल बहुत जल्दी, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस आएगा केस स्टडी सॉल्व करने में। हम आपके अंदर एक ऐसी टेक्निक डेवलप कर देंगे जो आपको केस स्टडी सॉल्व करने में मज़ा आए, वरना बहुत से बच्चे केस स्टडीज से बहुत डरते हैं बच्चों, मैंने देखा है। बिना किसी देरी के खैर अब फंक्शंस पे चलते हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों शुरुआत करते हैं इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, या कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो भी आप कहना चाहो, जो भी सुटेबल लगे आपको कह सकते हो। देखो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बहुत जल्दी से, इसके बाद भी हैं सभी को ख़त्म करेंगे। बहुत छोटे छोटे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं मैंने, ये आपके लिए कीवर्ड्स हैं। देखो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो मैनेजमेंट है वो जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। अगर आपका टारगेट अगले एग्ज़ाम्स में 95% लाने का है तो आप अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे आपका शेड्यूल बन रखा है, या फिर क्या क्या चीज़ें आप करते हो, क्या क्या टाइम टेबल है, वो भी मैनेजिंग ही है। वो वैसी ही मैनेजिंग है जैसे एक मैनेजर किसी कंपनी में कर रहा होगा, बट जो गोल्स हैं आप लोगों के वो अलग अलग हैं। खैर, तो ये फर्स्ट हो गया। अब देखो जिसके इसके आगे स्टार है, स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये आप आगे भी यूज़ कर सकते हो। कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो? प्लानिंग में, स्टाफिंग में, रिक्रूटिंग में, मतलब जितने भी फंक्शंस हैं, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, अभी आगे आप पढ़ने वाले हो जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 8 तक, आप सभी में ये वाला पॉइंट लगा सकते हो, सभी में। और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक नहीं, इंपॉर्टेंट में भी, इंपॉर्टेंस जो होता है ना, इंपॉर्टेंस में भी आप ये पॉइंट यूज़ कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल टॉपिक पॉइंट, आप कहीं भी लगा सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज़ ऑल परसुएसिव। ओप्स, लाइट चली गई, कोई नहीं, लेक्चर नहीं रुकेगा, कंटिन्यू करते हैं। ये खोल दो। तो गाइस लाइट तो चली गई है, फिर भी कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को, समझते हैं। देखो सेकंड है मैनेजमेंट इज़ ऑल परसुएसिव, या परवेसिव भी कह सकते हैं। तो इसका परवेसिव या परसुएसिव का मतलब क्या होता है? देखो समझना, इसका मतलब होता है कि हर जगह, ठीक है, हर जगह। तो मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर किसी एक्टिविटी में ज़रूरी है। हम जब पढ़ते हैं तो उसमें भी मैनेजमेंट ज़रूरी है। मैनेजमेंट परसुएसिव है या परवेसिव है। मैनेजमेंट फर्म के साइज़ के फैक्टर, जो साइज़ फैक्टर होता है फर्म का, जैसे छोटी फर्म है, बड़ी फर्म है, उससे अलग हर ऑर्गेनाइजेशन में करना बहुत ज़रूरी है। हर मैनेजर करता ही करता है। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पे मैनेजमेंट ना होता हो और वो चल रही है। भाई मैनेजमेंट के बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती, ठीक है। तो यही है, मैनेजमेंट इज ऑल परसुएसिव या परवेसिव। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम साइज फैक्टर।
साइज फैक्टर को अलग रखते हुए सभी ऑर्गेनाइजेशन में एसेंशियल है, हमेशा दिखता ही दिखता है। थर्ड, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। ये भी बहुत सारे टॉपिक्स में, बहुत सारे जगह पे आप लगा सकते हैं। जैसे बताऊं तो आप प्लानिंग में लगा सकते हैं और कंट्रोलिंग में लगा सकते हैं, ऐसे वो कोऑर्डिनेशन में लगा सकते हैं बच्चों। आगे, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग डायमेंशन हैं। इसके 3 डायमेंशन है। सबसे पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल और थर्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट किसके ऊपर किया जाता है? मैनेजमेंट 3 एसेंशियल एलिमेंट्स के ऊपर किया जाता है। सबसे पहले वर्क के ऊपर, सेकंड हमारा एम्प्लॉयज़ यानी कि वर्कर्स के ऊपर, या कह सकते हैं पीपल, या फिर थर्ड ऑपरेशंस के ऊपर। ठीक है, यहाँ 3 जगह मैनेजमेंट देखा जाता है। ये मल्टी डायमेंशनल है। एक ऑर्गेनाइजेशन में इन 3 तरीके से मैनेजमेंट परफॉर्म होता है। उसके बाद मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब देखो, जो मैनेजमेंट है ना, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, मैनेजमेंट कभी नहीं रुकता, चलता जाता है, चलता जाता है, इसकी साइकिल रिपीट होती है। तो ये वाला जो भी पॉइंट है, ये भी आप काफ़ी जगह लगा सकते हो, जैसे प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, इन जगह पे आप लगा सकते हो। इसको भी मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, अगला, मैनेजमेंट इज़ डायनामिक फंक्शन। अब डायनामिक का क्या मतलब होता है? डायनामिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल जो चेंज होता है रैपिडली। तो अब जो मैनेजमेंट है वो चेंज होता है, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं, नए नए सिचुएशन अराइज हो जाते हैं। जैसे कि जब बजट अनाउंस हुआ तो इन्फ्लेशन हो गया या रिसेशन हो गया, या फिर कह सकते हैं जब कोविड आया था तो एकदम से रिसेशन आ गया था। तो ऐसे ही चेंजेस आते हैं। तो मैनेजमेंट डायनामिक भी है, उन चेंजेस को अडेप्ट करता है और चेंज होता है। ठीक है, इट अडेप्ट द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। जैसा मैंने आपको बताया, जैसा इन्वायरमेंट में चेंज आता है, मैनेजमेंट भी अपने आप को चेंज करता है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उसमें लिख सकते हो। खैर ये आगे कहीं भी किसी चैप्टर में नहीं होगा, बट चैप्टर 3 में आप ज़रूर लिख सकते हो उसको। अब चलते हैं अगले 3-4 बचे हुए कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो बच्चों, जो हमारे 3 पॉइंट्स जो बचे थे उनको भी हम बहुत जल्दी से कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट आता है मैनेजमेंट इज़ ग्रुप एक्टिविटी। अब जो मैनेजमेंट है वो ग्रुप एक्टिविटी है। कैसे सर? बच्चों, आपका टारगेट था 95 प्लस लाने का, तो आपके जो शेड्यूल बनाया, क्या उससे वो टारगेट अचीव हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखो क्यों? क्योंकि आपको उस टारगेट को अचीव करने के लगेंगे एफर्ट्स। ठीक है, आपके एफर्ट्स, आपके फैमिली के एफर्ट्स, आपके टीचर्स के एफर्ट्स, आपके दोस्तों के एफर्ट्स, उन सभी के एफर्ट्स जब आपस में इंटीग्रेट होंगे तभी मैनेजमेंट हो पाएगा। आगे, मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल। अब इंटेंजिबल से क्या मतलब होता है? इंटेंजिबल वो होता है जिसको हम छू नहीं सकते। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट है वो इंटेंजिबल है। अब वो दिखता तो है नहीं, सॉरी, उसको मतलब हम छू तो सकते नहीं। तो क्या क्या हम कैसे बताएंगे कि मैनेजमेंट हो रहा है? तो मैनेजमेंट को हम रियलाइज़ करते हैं। कैसे रियलाइज़ करते हैं? जब हम कहीं जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है, तो हम फील करते हैं कि हाँ, यहाँ कितना सब ऑर्गेनाइज्ड है, कितना अच्छा माहौल है। वो सब किसकी वजह से है? वो सब इफेक्टिव मैनेजमेंट की, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से। अगला, मैनेजमेंट इज़ अ कंपोजिट प्रोसेस, मस्ट बी ना प्रॉपर सीक्वेंस। तो जो मैनेजमेंट है हमारा, वो मैंने आपको बताया था, एक जो हमारा मैनेजमेंट है वो सीक्वेंस है कुछ प्रोसेसेस का। ठीक है, प्रोसेस कौन सी? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। तो इन सब का एक सीक्वेंस है। तो ये जो सीक्वेंस है ये फॉलो होना चाहिए मैनेजमेंट में, इसलिए हम कहते हैं इसको एक कंपोजिट प्रोसेस है। इसके जितने भी सीक्वेंस है, जितने भी प्रोसेसेस का सीक्वेंस है, वो सब बराबर होना चाहिए इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के लिए। अगर ऐसा पॉसिबल वैसे भी नहीं है कि हम पहले डायरेक्टिंग कर लें फिर प्लानिंग कर लें। अगर ऐसा हम करेंगे तो ये हमारे लिए घाटे का ही सौदा है बच्चों। खैर, ये टॉपिक हो गया है। अब हम पढ़ेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो, आपके जो बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है वो अलग अलग रीजन्स के हिसाब से आता है। तो 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लेवल ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। पिछले साल यानी कि 2025 के जो बोर्ड्स हुए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब मोस्टली हर रीजन में, जितने भी रीजन है,
हर रीजन में इन 2 टॉपिक में से एक ना एक टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ था। एक कोऑर्डिनेशन भी टॉपिक है लास्ट में, उससे भी क्वेश्चन आया था, बट वो कुछ ही रीजन में आया था। बट ये जो 2 टॉपिक हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग 4-5 साल से का ट्रेंड में देख रहा हूँ, उस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। बहुत जल्दी से इन दोनों ही टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे। चलो, सबसे पहले हम ख़त्म करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 3 टाइप से बटे हुए हैं। सबसे पहला टाइप जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम उनको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव 3 होते हैं। सबसे पहला सर्वाइवल, उसके बाद प्रॉफिट और तीसरा ग्रोथ। सर्वाइवल मतलब जब देखो बिजनेस नए डेज में होता है तो उसको सर्वाइव करने के लिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट चाहिए होता है, तो उस स्टेज को कहते हैं सर्वाइवल। सेकेंड आता है प्रॉफिट। अब भाई जब कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर चुकी है, उसके बाद कुछ टाइम बाद कंपनी को प्रॉफिट चाहिए होता है कि भाई मैं यहाँ से प्रॉफिट बनाऊँ, यहाँ से प्रॉफिट बनाऊँ। सेकेंड वो स्टेज होती है। और थर्ड होता है ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जब एक लंबे टाइम के बाद प्रॉफिट बनता रहता है तो कंपनी एक्सपेंड करना चालू करती है, उसी को हम ग्रोथ कहते हैं। देखो पढ़ते हैं। सबसे पहला सर्वाइवल। इनिशियल डेज द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मैनेज टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। मार्केट काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है और इनिशियल डेज में कंपनी को सर्वाइव करने के लिए कुछ छोटा मोटा कुछ चाहिए होता है, उसी को कहते हैं सर्वाइवल। सेकेंड आता है प्रॉफिट। आफ्टर सर्वाइवल द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट टू मेक प्रॉफिट एंड स्टार्ट टू अर्न। जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सर्वाइवल तो कर लिया है, लेकिन अब उसे प्रॉफिट चाहिए। उसके बाद जब बहुत लंबे टाइम तक प्रॉफिट हो गया तो ग्रोथ। आफ्टर अटेनिंग प्रॉफिट द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट टू ग्रो एंड एक्सपेंड। अब जब प्रॉफिट आने लग गया है उस पर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक, तो वो एक्सपेंड करती है 1 से 2, 2 से 3, ऐसे करके अपना डिविजन्स बनाती है। अगला आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं बच्चों? सोसाइटी के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो सोशल ऑब्जेक्टिव होंगे, जो कि है इट इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ द बेनिफिट फॉर द सोसाइटी के लिए बेनिफिट्स जो हैं वो सोशल ऑब्जेक्टिव हैं। ये क्या हो सकते हैं? देखो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, मतलब जन कल्याण करो। तो कैसे कर सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, पॉवर्टी हटाओ, सैनिटाइजेशन बढ़ाओ, पोल्यूशन मत करो, थोड़ा बहुत चैरिटी करो। तो यही सब हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये आप अपने मन से बनाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड आता है पर्सनल। अब पर्सनल के भी कुछ नाम हो सकते हैं। देखो, पर्सनल हम या तो ऐसे ही बोल सकते हैं पर्सनल, या फिर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, समझते हैं। इट रिलेट टू द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर पर्सनल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। अब देखो, जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं, क्योंकि अगर वो ही नहीं रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी मेरे दोस्त। तो इस वजह से जो हमारा मैनेजमेंट है वो पर्सनल अलग अलग लोगों के लिए, जो एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके लिए भी ऑब्जेक्टिव्स के होते हैं उनके, ठीक है। तो ये कैसे हो सकते हैं? देखो, मैं एग्जांपल दूँ तो सेफ़ एनवायरनमेंट, ठीक है, और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है, क्लियर रिलेशनशिप, ओके, मोटिवेशन, लीडरशिप, इफेक्टिव लीडरशिप, ये सब। और उसके बाद रेम्यूनरेशन, गुड रेम्यूनरेशन, ये सब जो है ये पर्सनल एक तरीके से ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल या फिर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, जो भी आप कहना पसंद करें, ठीक है। इस टॉपिक से हमें 3 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। एक 4 नंबर का क्वेश्चन और देखने के लिए मिला था मोस्टली रीजन में, जो कि अगले टॉपिक से है। अगला टॉपिक भी बहुत जल्दी हम ख़त्म करते हैं बच्चों। तो बच्चों शुरू करते हैं इस टॉपिक को, जो कहता है कि मैनेजमेंट है क्या। ये साइंस है, ये आर्ट्स है, या फिर एक प्रोफेशन है। तो हम वही समझने वाले हैं कि मैनेजमेंट है क्या। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, एज साइंस। क्या मैनेजमेंट साइंस है? देखो, साइंस के कुछ जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ लिखे हैं कि साइंस में ये चीज़ें होती हैं। सबसे पहला, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में बुक्स होती हैं जिससे कि आप जो नॉलेज है वो गेन कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में भी है, हाँ बिल्कुल है। सेकंड, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। जो प्रिंसिपल्स हैं, साइंस के जो प्रिंसिपल हैं, वो बार बार एक्सपेरिमेंट कर करके तब निकाले गए हैं। तो क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा है? जी हाँ, मैनेजमेंट में भी ऐसा है। अगले चैप्टर्स में आपको फ्योल और टेलर
के प्रिंसिपल पढ़ने हैं, जो कि बार बार एक्सपेरिमेंटेशन और रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन पे करके दिखाए गए हैं। उसके बाद है यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो क्या यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है? तो ये टॉपिक थोड़ा सा गलत साबित होता है, क्योंकि प्रिंसिपल जो हैं साइंस के, उसमें तो यूनिवर्सल वैलिडिटी है, लेकिन मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट ह्यूमन बेस्ड है, ह्यूमन बिहेवियर बेस्ड है, इस वजह से वहाँ पर यूनिवर्सल वैलिडिटी हमें नहीं दिखती। तो वो कंक्लूजन में यहाँ पे मेंशन है, मैनेजमेंट हैव अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स बट डू नॉट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी। थस मैनेजमेंट इज नॉट एग्जैक्ट साइंस बट इज एन काइंड ऑफ इनकम्प्लीट और इन एग्जैक्ट साइंस, या फिर हम सोशल साइंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगला मैनेजमेंट एज आर्ट। अब देखो आर्ट की क्या क्या फीचर्स होते हैं। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सेम बुक्स वाला, ठीक है। सेकंड, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। अब जो आर्ट है वो आपके खुद के एप्लीकेशन पे डिपेंड करती है, ठीक। तो क्या मैनेजमेंट भी ऐसा है? हाँ भाई बिल्कुल भी, मैनेजमेंट भी खुद की पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन से ही लगाया जाता है, ठीक है। खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से ही मैनेजमेंट किया जा सकता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब जो हमारा मैनेजमेंट है वो क्या आर्ट की तरह क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस पे बेस्ड है? हाँ बिल्कुल। तो क्योंकि जो मैनेजर होता है वो बार बार प्रैक्टिस करता है और क्रिएटिवली इम्प्लीमेंट करता है उन प्रिंसिपल्स को। तो ये तीनों पॉइंट सही हैं। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? मैनेजमेंट हैव सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। थस मैनेजमेंट इज काइंड ऑफ आर्ट। मैनेजमेंट इज काइंड ऑफ आर्ट। यहाँ पे आर्ट, यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्योंकि इसके सारे के सारे फीचर्स जो हैं आर्ट से मिलते हैं। जस्ट अ सेकेंड, एक कॉल है, मैं उसे पिक कर लेता हूँ, अभी आता हूँ। तो ठीक है बच्चों, कंटिन्यू करते हैं आगे। अब हमारा आर्ट हो चुका है, अब पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। देखो प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन में ये सब फीचर्स होते हैं, ठीक है। पहला फीचर, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सेम वही बुक्स वाला प्रॉपर बुक्स हैं जिससे आप नॉलेज गेन कर सकते हो। सेकंड, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब ये जो प्रोफेशन है, जैसे कि सीए, कंपनी सेक्रेटरी, या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या फिर एडवोकेट यानी लॉयर, और हमारा और भी डॉक्टर, इन सब में क्या है? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, यानी कि आपको कुछ स्पेसिफिक एग्ज़ाम पास करने पड़ेंगे। एक मतलब वो एक काउंसिल होती है उनकी, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी और तब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बट मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं चाहूँ, मेरी कंपनी है और मैं मैनेजर बनना चाहूँ तो मैं बिल्कुल उसका मैनेजर बन सकता हूँ, कोई भी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। खैर ये अब जो धीरे धीरे जो है वो प्रोफेशनल एसोसिएशन बन रही है और कोड ऑफ कंडक्ट भी लाया जा रहा है। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखो जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, सीए या कंपनी सेक्रेटरी, या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एडवोकेट, लॉयर, ठीक है, और नीट मतलब डॉक्टर्स। तो इनकी क्या कोई वो है प्रोफेशनल एसोसिएशन? हाँ बिल्कुल है। सीए को मैनेज करता है ICAI, कंपनी सेक्रेटरी को मैनेज करता है ICSI, इन कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट को मैनेज करता है ICMI, ठीक है। और लॉयर्स के लिए बार काउंसिल है। डॉक्टर्स के लिए भी एक अलग से एसोसिएशन है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है। बट जो मैनेजमेंट है, मैनेजर्स के लिए कोई भी ऐसे प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है। धीरे धीरे डेवलप हो रहा है लेकिन अभी नहीं है, ठीक है। उसके बाद एसेंशियल ऑफ एथिकल कोड। अब ये जितने भी प्रोफेशंस होते हैं इनमें एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, बट मैनेजर्स के लिए ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। जितने भी प्रोफेशन है वो सर्विस मोटिव के लिए होता है। जैसे डॉक्टर्स का सर्विस मोटिव होता है, सीए का सर्विस मोटिव होता है, कंपनी सेक्रेटरी का सर्विस मोटिव होता है, एडवोकेट का सर्विस मोटिव होता है। बट क्या मैनेजर का सर्विस मोटिव है? नहीं, मैनेजर जो है उसका मोटिव है कि मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन करना। तो ये भी गलत साबित हो जाता है। इसलिए यहाँ है, मैनेजमेंट इजंट रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोफेशन नाउ बट इज़ ऑन अ पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। ठीक है बच्चों, मैनेजमेंट आज तो प्रोफेशन नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में हमें मैनेजमेंट प्रोफेशन की तरह देखने के लिए मिल जाए, ठीक है।
प्रोफेशन वाला टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये लंबे क्वेश्चन यानी कि 4 मार्कर या 6 मार्कर में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इंपॉर्टेंट तीनों हैं और आपको ये ज़रूर से पढ़ना है। इस चैप्टर में 4 ही टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद एक टॉपिक आता है आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और चौथा कोऑर्डिनेशन। ये 4 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 4 में से 2 टॉपिक पे ज़रूर देखने के लिए मिलता है, तो बिल्कुल भी गलती मत करना और इसको छोड़ना बिल्कुल मत। चलते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों आप समझते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है? आप देखो मैनेजमेंट जो है वो अलग अलग अपने आप को कुछ, तो बच्चों समझते हैं अब मैनेजमेंट के लेवल्स। ठीक है, मैनेजमेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो अब जो मैनेजमेंट होता है वो अपने आप को तोड़ लेता है अलग अलग लेवल्स में। समझते हैं उन लेवल को। जो सबसे टॉप लेवल आता है, जो सबसे पहला लेवल आता है, वो होता है ये वाला, इसको कहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये खैर आपके कुछ नाम्स हैं, कुछ नेम्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो टॉप लेवल होता है इसको हम बोलते हैं, इसमें कौन लोग आते हैं? इसमें आते हैं की पर्सन्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। की पर्सन्स यानी कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी लोग हैं। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? CEO, CFO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी, जनरल मैनेजर। ये कौन लोग हैं? ये फेस ऑफ द कंपनी है, या फिर कह सकते हैं हम कि मैनेजरियल पर्सन्स हैं ये कंपनी के। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। अब इनका काम क्या होता है भाई? देखो बच्चों, इनका काम होता है कि अपना जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये यही लोग डिसाइड करते हैं। तो कह सकते हैं हम डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फार्मिंग प्लान एंड पॉलिसीज़। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़। ठीक है, असेंबलिंग द रिसोर्सेज। ठीक, उसके बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड स्मूथ वर्किंग। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइविंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप याद कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है मिडिल लेवल। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये कॉमन सेंस वाले पॉइंट है। आप खुद की तरफ से बना कर एजम्पशन लेकर कुछ भी लिख सकते हैं, सब का सब वैलिड है। ठीक है, सेकंड आता है मिडिल लेवल। अब देखो मिडिल लेवल में कौन आता है? डिपार्टमेंटल हेड्स, यानी कि सेल्स का डिपार्टमेंट होगा या फिर किसी प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट होगा, तो उसका जो हेड होगा वो मिडिल लेवल में आएगा। ठीक है, तो इनका क्या काम होता है? जो प्लान एंड पॉलिसीज़ ये लोग बना रहे हैं टॉप लेवल वाले, उनको इंटरमीडिएट करना। ठीक है, स्टाफिंग, रिक्रूटिंग, ये अलग अलग 2 हैं। ठीक है, स्टाफिंग, रिक्रूटिंग। थर्ड, स्मूथ वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट। ओके, और क्या क्या हो सकते हैं? आप सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप अपने ही कुछ सेंस लगाकर, कुछ सोचकर आप खुद ही लिख सकते हैं। अगला टॉपिक आता है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। तो सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स ये लो लेवल पे आते हैं, ये वर्कर नहीं होते, वर्कर इनसे भी नीचे आते हैं। सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स होते हैं जैसे HR। ठीक है, ग्रुप्स के हेड समझते हैं, इनको लो लेवल कहते हैं। अब भाई लो लेवल का काम क्या होता है? सबसे पहला मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करना है। ठीक है, कंट्रोल करना है, कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद भाई मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम, मतलब जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको आगे रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद सेफ्टी ऑफ वर्कर को सेफ्टी देनी है। उसके बाद जो भी वेस्टेज हो रही है उसको मिनिमाइज़ करना है, मिनिमाइज वेस्टेज। ठीक है बच्चों, ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत जल्दी हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है कोऑर्डिनेशन का, जो कि हम बहुत ही जल्दी से कंप्लीट करते हैं। चलिए तो बच्चों जल्दी से ख़त्म कर देते हैं इस टॉपिक को भी। लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। देखो कोऑर्डिनेशन होता क्या है? सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। जब हम एफर्ट्स को, सभी एफर्ट्स को साथ में ला के सिंक करते हैं, ठीक है, एक साथ करते हैं, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इट इज़ एन एसेंस ऑफ मैनेजर, यानी कि ये हर मैनेजर को करना ज़रूरी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया, जब हम सभी रिसोर्सेज और ऑर्गेनाइजेशन के जो एफर्ट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको एक साथ लेके आते हैं एक ही डायरेक्शन में, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब इसके कुछ फीचर्स हैं और इम्पोर्टेंस भी हैं, देखो आपको जो पढ़नी है। फीचर्स पहले करते हैं।
इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। अब जब हर कोई ग्रुप अपना एफर्ट कर रहा है तो उन सब ग्रुप के एफर्ट्स को साथ में लाने का काम करता है हमारा कोऑर्डिनेशन। उसके बाद एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। अब भाई जब सबको सारे एफर्ट्स को साथ में ला रहा है तो यूनिटी भी बनाएगा ही, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस। अब जो कोऑर्डिनेशन है वो रुकता नहीं है, वो चलता जाता है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है हमारा कोऑर्डिनेशन भी चलता है। फिर परवेसिव, जो कोऑर्डिनेशन है उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट महसूस कर सकते हैं। ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। अब मैंने जैसे बताया आपको एसेंस है मैनेजर का, उसे करना ही करना है, ज़रूरी है उसका करना, ठीक है। उसके बाद आता है डेलिब्रेट फंक्शन। अब ये थोड़ा सा नया वर्ड है आपके लिए। डेलिब्रेट फंक्शन से क्या मतलब है? डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब है ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये जो आपस में लड़ाइयाँ या फिर विवाद जो होते हैं उनको हटाता है, ठीक है। एक साथ यूनिटी बनाता है, इसका वही मतलब है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। आपको कोई भी मेनली 3 या 4 याद करना है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो है इसकी इम्पोर्टेंस। अब देखो इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बड़ा होता है, ऑर्गेनाइजेशन बड़े लेवल पे जाती है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत खुद से पड़ जाती है बच्चों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स होंगे, ज़्यादा एफर्ट लग रहा होगा। सेकेंड, फंक्शनल डिफ्रेंशिएशन। अब देखो ऐसा होता है ना, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे फंक्शंस के बेस पे डिवीज़न होता है, ठीक है। डिपार्टमेंट्स बनते हैं, जैसे कि सेल्स का अलग डिपार्टमेंट है, और क्या बोलते हैं हमारा प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट है। तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। सेल्स वाला बोलेगा कि भाई कि बिक नहीं रहा, इन्होंने ज़्यादा बना दिया। प्रोड्यूसिंग यूनिट बोलेगी भाई इनसे बेचना नहीं आ रहा, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। उसके बाद आता है स्पेशलाइजेशन, ठीक है। स्पेशलाइजेशन क्या है? देखो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रोडक्ट ही काफ़ी सारे होते हैं, तो स्पेशलाइजेशन होती है। तो इस वजह से वहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन्स की ज़रूरत होती है कोऑर्डिनेशन करने के लिए, ठीक है। और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा ये भी टॉपिक ख़त्म हो गया है। आपको इनमें से कोई भी 3 या 4 और इनमें से कोई भी 2, मेनली 2 इनको याद रखना है। और कोऑर्डिनेशन से भी क्वेश्चन मैंने ज़्यादा तो देखा नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। बाकी इस वीडियो के बाद कुछ टाइम बाद हम एक टेस्ट टाइप वीडियो में निकालेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, केस स्टडीज सॉल्व करेंगे, काफ़ी सारी केस स्टडीज सॉल्व करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो है केस स्टडीज़ ही आती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं। आगे और भी आपको मतलब पूरी 1 शॉट सीरीज़ होगी ये, जिसमें हम हर एक चैप्टर बिजनेस स्टडीज़ का कवर करने वाले हैं। साथ में इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की अलग 1 शॉट्स चल रही है, ठीक है। तो बच्चों खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले दिन किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, नोट्स लीजिए, अच्छे से पढ़िए। हमारी तरफ से हम फुल एफर्ट करेंगे आपके बेस्ट परफॉर्म कराने के लिए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे, बाय बाय, जय हिंद।